जिस तरीके से अभी कल तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई वहां जिनेवा में बातचीत चल रही है दूसरे दौर की, और फिर सुबह सुबह ही हमला, इसके पीछे की क्या रणनीति? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को पहले से ही अंदेशा था कि शायद अमेरिका ऐसा करेगा, शायद इजराइल ऐसा ही करेंगे कि एक तरफ बातचीत का मुखौटा होगा और दूसरी तरफ हमले की तैयारी। अगर हम पिछले साल जून के महीने में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसको याद करें, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी और उसी के बीच में इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। ईरान इस बार इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। ईरान को मालूम था कि बातचीत मुखौटा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जब हमला करेंगे तो उसका सामना कैसे करना पड़ेगा। ईरान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वह इस बार एक भयंकर जवाब देगा। अगर अमेरिका इजराइल हमला करता है तो ईरान के पास 2000 से ज़्यादा ऐसी रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकती हैं। यानी इजराइल आसानी से इन रॉकेट्स और मिसाइल्स की जद्दोजहद में है। हम देख रहे हैं अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है, 30 से ज़्यादा मिसाइलों को इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिया गया है। जाहिर बात है कि सैकड़ों की तादाद में इस तरह की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को कतार, ओमान, अबू धाबी, इराक, सऊदी, कुवैत में भी जो अमेरिकन नेवल बेसेस हैं, आर्मी बेसेस हैं, एयरफोर्स बेसेस हैं, उस पर लॉन्च किया गया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर इन ईरानियन मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही या जब वो वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, वहां पर ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रियोट है, थाड है, उन्होंने शूट डाउन कर दिया है। लेकिन इंडिकेशन ये भी है कि इनमें से कुछ अपने गंतव्य टारगेट तक पहुंच गई हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ। अनुज सर, जिस तरीके से अब देखिए एक नए फ्रंट पर युद्ध खुल चुका है, हालांकि जिस तरीके से इनडायरेक्ट रूप में हमास हूथी उसके पीछे ईरान का हाथ हुआ करता था, इजराइल इससे कहता था कि पीछे ईरान का ही हाथ है, लेकिन अब जिस तरीके से एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा था और उधर एक तरफ समुद्र में चारों तरफ घेराबंदी की जा रही थी और अब सुबह सुबह हमला, लेकिन ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया, ऐसी उम्मीद थी अमेरिका को? देखिए, मैं आपको एक दो बातें साफ बता देना चाहता हूं जी। जो अटैकिंग फोर्सेस होती हैं, जिन फोर्सेस के पास इनिशिएटिव होता है, उन्होंने देखिए कि जो अमेरिका ने हमला किया, ये हमला अचानक से आज नहीं हुआ है। इस हमले की तैयारी महीनों से चल रही है और उन महीनों में जो तैयारी उन्होंने करी है, तो इस बात को अच्छी तरह से उन्होंने वॉर गेम किया होगा कि अगर हम इस प्रकार से ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो वो किस तरह से रिटेलिएट करेगा, कहां कहां पर रिटेलिएट कर पाएगा और उसका क्या नुकसान होने की संभावना है और उसको कैसे नेगेट किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूं कि जून 25 में और आज में अंतर क्या है। जून 25 में जब ईरान का ने इस प्रकार हमला किया था तो अमेरिका को और इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस कदर हमला उनके ऊपर कर सकता है, तो इस वजह से थोड़ा नुकसान उस समय ज्यादा हुआ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं किसी भी तरीके से कि ईरान का या इजराइल का या अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यही कहा है कि जब आप युद्ध करते हैं तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। तो लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल बहुत बेहतर तरीके से किसी भी प्रकार के ईरानी रिटेलिएशन के लिए तैयार थे, पहली बात। दूसरी बात जो थी कि जो उन्होंने जिस तरह के तरीके से हमले किए, क्योंकि वो प्री प्लान था, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, उनके पास इनिशिएटिव था, तो उन्होंने सबसे पहले उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद उन्होंने वहां की जो टॉप पॉलिटिकल हायरार्की है, जो मिलिट्री आईआरजीसी हायरार्की है, उसको न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया। तीसरी चीज मैं आपका ध्यान दो स्टेटमेंट्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। एक बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने ईरान के लोगों से कुछ अपील करी है कि भाई हम आ गए हैं और अब आपको इस रिजीम से छुटकारा दिलाएंगे। हमास का स्टेटमेंट आया है कि हम लोग ईरान की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस लाना चाहते हैं। तो एक उनका जो दो चीजें इससे उभर करके सामने आती हैं। पहली कि उनका किस कदर वहां पर एक पूरा फैला हुआ है तंत्र ईरान के अंदर जो कि उनकी लगातार मदद कर रहा है। आप देखेंगे कि वहां लगातार मैसेजेस पहुंच रहे हैं ईरान की पॉपुलेशन के पास अमेरिका की तरफ से और इनके, तो ये चीज। और दूसरी चीज ये है कि वो चाहते हैं कि इस चीज को दोबारा बढ़ाया जाए
और जो उनका मकसद रजीम चेंज का है, उसकी आवाज ईरान के अंदर से ज्यादा श्रिल आए बजाय इसके कि बाहर से आए। तो ये पूरी चीजें एक देखभाल करके उन्होंने इसका हमला किया था, और ये मेरी तरफ से एक बहुत सक्सेसफुल हमला रहा। एक चीज और इससे निकल करके आई है कि वो मध्य पूर्वी राष्ट्र जो हमेशा अमेरिका के इस प्रकार के हमले के खिलाफ थे, चूंकि उनके ऊपर अब हमला हुआ है, तो सऊदी अरब का आप स्टेटमेंट देख लें, यूएई का आप स्टेटमेंट देख लें, उनके स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका एंटी ईरान आवाज आती हुई नजर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने न केवल उनके ऊपर सफल हमला किया, उनकी हायरार्की को अटैक करने की कोशिश की, कोई गया बड़ा लीडर मरा नहीं है, और तीसरी बात, उन्होंने इस बात का यकीन किया कि उनके ऊपर जो काउंटर अटैक या रिटेलिएशन आएगा, उसको किस प्रकार से उसको काउंटर कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सोचा समझा, वेल प्लान्ड, ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन मेरे हिसाब से है। संजीव सर, देखिए जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया और फिर ईरान ने जो पलटवार किया, ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया, उसके बाकी जो 7 देशों पे हमला किया गया, वहां पे अमेरिकन जो ठिकाने थे वहां पे हमला किया गया, यानी उनको तबाह कर दिया गया। यानी वो चाह रहा था कि जो उनके डिफेंस सिस्टम है उसको पहले तबाह किया जाए इन खाड़ी देशों में, इसके बाद फिर आगे लड़ाई देखी जाएगी। तो ये जो रणनीति ईरान की थी, इसको कैसे देखेंगे? क्या ऐसे पलटवार की उम्मीद थी अमेरिका को? नहीं, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि ईरान इसको रिटेलिएट करेगा, और ईरान का रिटेलिएशन के लिए, जैसा कि माथुर सर ने कहा, कि अमेरिका और इजराइल पहले से कहीं ज्यादा वो प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने उनको जो नाकाम भी किया है। और ईरान ने जरूर टारगेट की तरफ मिसाइलें लॉन्च की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल, जिसको डैमेज कहते हैं, उस तरीके का वो नुकसान पहुंचा पाए हैं। और ईरान की जो इस्लामिक जो रिजीम है, वो जाहिर है कि वो भी तैयारियां करके रखे हुई थी, और उसको भी ये रिस्पांस करना था, और जैसा कि वो पहले भी लगातार चेतावनियां दे रहे थे। लेकिन इतना कहने के बाद अंजलि जी, मैं अवश्य कहूंगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होता कि वो एक डील के लिए तैयार होते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके एक भारी गलती की है, और एक टकराव का जो रास्ता और एक तरीके का डेडलॉक उन्होंने जो क्रिएट कर रखा था, उसकी वजह से ये जो हमला था इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो बहुत संभावित था, और जिसको कि हम लगातार डिस्कस कर भी रहे थे कि ये कभी भी हो सकता है। और इसके लिए अमेरिका काफी समय से इसकी जो प्रिपरेशंस है वो कर रहा था, और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस पूरे इस्लामिक रिजीम को काफी वो कमजोर करने का अल्टीमेटली जो उनका लक्ष्य है, उसमें उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, और उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से फिर से कहना चाहूंगा कि जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है, वो जिस तरीके का अप्रोच वो अमेरिका और इजराइल के प्रति रखती है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की बातें आयतुल्लाह खामनेई जिस तरह से करते हैं, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, और जाहिर है कि इजराइल को जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं, और इजराइल के प्रति एक नफरत का जो भाव ईरानियन इस्लामिक रिजीम में रहता है, उसकी वजह से जो इजराइल की जो सुरक्षा, जो आशंकाएं बहुत ज्यादा गहरी पहले से रही हैं। और उसका एक जो प्रॉक्सी हमास, जिसने कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसके बाद तो इजराइल की ये जो असुरक्षा है वो इतनी बढ़ गई कि उसने अगले दिन एक युद्ध शुरू किया, और उसके जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज थे उसको काफी क्षति पहुंचाई। लेकिन उस पूरे टेरर का जो नेटवर्क है, उसका जो स्पॉन्सर और सपोर्टर है वो ईरान है, और अमेरिका और इजराइल इस बात की अपॉर्चुनिटी लगातार वो देख रहे थे। अब बात यह है कि क्या ईरान वाकई बॉम्ब बना रहा है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, इजराइल के पास कितने बम हैं। इजराइल अपने को न्यूक्लियर पावर नहीं बताता है, लेकिन जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका ये आंकलन है कि इजराइल के पास 60 से 90 तक एटॉमिक बॉम्ब हैं। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें कि ईरान के पास 4 या 6 न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, उससे क्या करेंगे? देखिए, ईरान में भी तो आईआरजी में और उनकी आर्मी में बड़े बड़े जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, वो आंकलन करते रहते हैं। समझिए एक सेकंड के लिए कि ईरान
गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद एक दो मिसाइल को इजराइल की तरफ फेंक देता है, तो क्या उसके बाद मामला शांत हो जाएगा? जाहिर बात है, ईरान के जनरल्स को मालूम है नहीं, काउंटर अटैक जरूर आएगा, जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो इजराइल ने और अमेरिका ने तो उसके बाद दर्जनों सैकड़ों बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के ईरान को धूल में मिला देना है। तो ईरान अगर 4-6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, उससे कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा क्यों इजराइल के ऊपर? अब तक अगर आप देखें, बहुत ही क्लियर है कि सब हमले पहले इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर होते हैं। चाहे मोसाद भी छुप छुप के ईरान के साइंटिस्ट, ईरान के आईआरजी के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाती रही है। हाँ, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पिछले बार, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इजराइल की तरफ अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग दिए। लेकिन देखिए, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स जो हैं, ये भी तो ईरान के जनरल्स को पढ़े लिखे हैं, उनको भी मालूम है कितना है उनके पास, उनकी भी लिमिटेशन उनको खुद को ही मालूम है। 2000 रॉकेट मिसाइल हैं, चलो 3000 रॉकेट मिसाइल हैं, तो अगर वो हर रोज इस तरह से 200 300 फायर करते रहेंगे, तो अगले 10 दिन की लड़ाई में, या चलो 20 दिन की लड़ाई में सब खत्म हो जाएगा। तो ईरान भी नहीं चाहता कि लड़ाई इतनी लंबी चले कि उसके रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं हर रोज 100 200 फायर करके 20वें दिन के युद्ध में शून्य हो जाए। ये आकलन ईरान को भी मालूम है। तो लड़ाई क्यों चालू हुई? क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि युद्ध हो। अमेरिका चाहता है कि वहां पर जो ऑयल है, कच्चे तेल के कुएं हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो अमेरिकन कंपनीज के पास इस चला पे भी जाए। आएंगे सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा। लेकिन एक मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, निपुण जी, जिस तरीके से एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ ये हमला किया गया। हालांकि इसकी भूमिका पे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि भाई लाल सागर और अरब सागर में जिस तरीके से उनके वॉरशिप जो है रख दिए गए थे, तो माना जा रहा था कि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है, अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो हमला होगा, और वो हमला हो गया। अब इसके बाद क्या है? अब इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देखते हैं निपुल जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं, जो हो गया है, ये लंबा चलेगा। हम ये इतना इजली, या हम इसको कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं रहेगा इस बार ये बोलना। ये निश्चित रूप से आपका आगे चीजें बढ़ेंगी इसमें। देखिए, ईरान ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, यानी कि इजराइल के ऊपर हम देखें या जहां जहां अमेरिका के आपको दिखते हैं, वहां वहां उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया बेस कैंप पर। तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी पूरा पहले से प्रिपेयर था कि इस प्रकार का वॉरफेयर होगा। लेकिन बात अब यहाँ पर क्या है कि जो और पावर्स हैं, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, उनका रुख क्या रहने वाला है? क्या वो ईरान को सपोर्ट करेंगे वेपन से, मिसाइल से, यानी कि और जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं उनसे कितना वो लैस करेंगे ईरान को, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि एकमात्र होप अगर चीन की है, रूस की है, तो वो ईरान है। और अगर ईरान गिरता है तो आप देखिए, कोई भी मिडिल ईस्ट में ऐसा कंट्री नहीं होगा जो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक चुका होगा। तो ये बात निश्चित है। अभी उससे पहले शायद यूके देवनाथ सिंह बोल रहे थे, और बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि ईरान के पास इतना भी बड़ा वेपन का जखीरा नहीं है, क्योंकि ईरान तो लगभग 95 से आप देखेंगे सेशन झेल रहा है, और 79 से पहले का ही जो उसका अपना पूरा मतलब वेपन का जो जखीरा है वो 79 से पहले का है। थोड़ा बहुत बाद में मिसाइल बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, उससे बड़ा इनके पास में कोई जखीरा नहीं है ईरान के पास। तो ये ईरान तभी टिक पाएगा वॉर में लंबा, जब इसको सपोर्ट मिलेगा किसका? चीन का या रशिया का। अब बात उठती है कि वो कितना सपोर्ट करेंगे, वो कितना समर्थन करेंगे, किस हद तक करेंगे, क्या ओपनली सामने आएंगे, उसके ऊपर सच्ची बात निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये देखिए, अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन साथ आ सकता है। लेकिन एक बात है अनु सर, ईरान भी जानता है कि अगर युद्ध लंबा हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और इसीलिए वो अब कह रहा है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो, और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की आक्रामक नीति है इस पर चर्चा की जाए। यानी बातचीत की तरफ वो भी अब झुकना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो मामला उसी का बिगड़ेगा। बिल्कुल। देखिए अंजनी जी, कि इनको सब, ईरान को पूरी तरह से पता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस बात का पता होते हुए भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति हो जाने दी। अगर अब आप बात करने के लिए तैयार हैं, तो उस समय अगर अपने आप को टोन डाउन करते
और बातचीत में थोड़ा लचीलापन अगर आप दिखाते तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक ईरान का प्रश्न है, देखिए कोई भी ऐसी रेजीम जो कि इतनी ऑटोक्रेटिक, इतनी ज्यादा बिल्कुल डिक्टेटोरियल होती है, वो रेजीम किसी के लिए भी फायदेमंद लाभदायक नहीं होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या ये हो या कोई और निकारागुआ या कोई वेनेजुएला या कोई और भी देश, पूरी दुनिया का कहीं भी कोई देश हो। तो इसके लिए जो अमेरिका की जो 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 सबसे बड़ी उनको उम्मीद जो जो नजर आ रही है वो यही है कि वो वहां के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं आपको, एक एक ईरान के लोगों के पास अमेरिका के मैसेजेस पहुंच रहे हैं, एसएमएस पहुंच रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, इन चीज को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता भी इन लोगों से त्रस्त है। अगर 32,000 अमेरिका कह रहा है लोगों को मारा गया है, अगर वो 200% भी उसमें चुंगी लगाई गई है, तो 15-20 हजार लोगों को उन्होंने, तो इस प्रकार के लोग के जो रेजिम्स हैं, उनका मेरा मानना है कि उनको उनको कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि उनको हटाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप किसी भी प्रकार का इतना एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो ये जो है, जो जब तक आप ये मानते रहेंगे कि इजराइल को इसके ऊपर रहने का, मानचित्र पे रहने का हक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी असहमति जताऊंगा देवनाथ साहब से। कोई वजह नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर एसेट आ जाए। 2-4 बम से वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो 2-4 बम से ये यकीन कर सकता है कि वो आनन फानन में 2 बम मत डालेगा और पूरी दुनिया को तबाह करने, तबाही के किनारे किनारे पे ले जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसी रेजीम जो खुद एक एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी है, और दूसरी बात जो कि टेररिस्ट को बढ़ावा देती है, आप इस बात को माने अथवा ना माने, हिजबुल्ला, हौथी, हमास, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब प्रॉक्सीज हैं ईरान के। अगर उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी तो क्या गारंटी है कि ये इनके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये मैं इस बात का समर्थक हूं कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुनिया को तबाह कर सकने वाली कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात कई दफा मैंने कही है कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, परमाणु बम, वो दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, वो होते हैं वेपन्स ऑफ पीस। डेटरेंस होता है, वेपन ऑफ डेटरेंस है। जब अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो आप इससे डेटरेंस वैल्यू उसके बढ़ करके आपके सामने आती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर उनके पास भी परमाणु शक्ति आएगी तो उनकी जो लीवरेज जो है कंडीशन, जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बात समझने की जरूरत है। जहां तक सवाल अब टोन डाउन होने का है ईरान का, उसकी वजह यही है कि पिछली बार जब जिस चीज से ईरान एम्बोल्डन हुआ था कि उनकी मिसाइल्स का, रॉकेट्स का इजराइल के ऊपर काफी असर हुआ था, उसकी वजह एकमात्र ये थी कि इजराइल ने उस समय इस प्रकार के हमले को एंटीसिपेट नहीं किया था। आज अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से वाकिफ हैं कि ईरान क्या कर सकता है, ईरान जॉर्ज बुश की तरफ क्या फेंक सकता है, जेराल्ड डार्ड फोर्ड की तरफ किस तरह से हमला कर सकता है, पूरी तरह से वो लोग तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, साथ अमेरिका ने दिया, अब ईरान ने भी पलटवार किया है। इजराइल के साथ साथ 7 मिडिल ईस्ट के देशों पर भी हमला किया। अब इसके मायने क्या है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि दुनिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, और अब इजराइल ईरान की जंग, जिसके पीछे अमेरिका भी है, वो भी खुल के साथ दे रहा है। ऐसे में दुनिया किस तरफ जाएगी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। संजू श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से अभी अनुज सर ने भी बातचीत की, अब ये समझना चाहेंगे कि ईरान के पास क्या ताकत है। ईरान के बारे में कहा जाए तो उसके पास मिसाइल सिस्टम बहुत तगड़ा है, ड्रोन बहुत तगड़े हैं, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है। अगर ऐसे में जंग लंबी खिंचती है, हालांकि अब वो अभी एक ही दिन में कहने लगा भाई सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत होनी चाहिए, और जिस तरीके से आक्रामक रवैया अमेरिका का, इजराइल का, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर इन सब के बीच जंग छिड़ती है तो क्या सिर्फ मिसाइल से ही जंग हो सकती है? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उसका बहुत कमजोर है। मिसाइल और ड्रोन से कितने दिन टिक पाएगा वो? देखिए अंजलि जी, माथुर सर से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, उसके पास यदि एक भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, देवनाथ सर ने 5-6 की बात कही है, तो वो इजराइल के लिए खतरा पैदा करेगा। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
यदि इसके जो टैक्टिकल जो फॉर्म में, जिसको कि पाकिस्तान का एक मंत्री 1 पाव आधा पाव 1 किलो 2 किलो वाले तरीके से वो कहा करते थे, वो अगर किसी हमास, हिजबुल्लाह और हुती के पास आ गए तो जाहिर है वो तो रेशनल एक्टर्स नहीं है। स्टेट्स तो रेशनल एक्टर्स हो सकते हैं, ईरान और इजराइल के रेशनल एक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कितने रेशनल होंगे कोई नहीं जानता। तो ऐसे में यदि इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स पहुंच गए तो फिर जाहिर है कि वो इजराइल को भारी तबाही में डाल सकते हैं, पूरे विश्व को तबाही में डाल सकते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलमोस्ट अमेरिका के बहुत ही क्लोज वॉच में और अदर एक तरीके का कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर उसके पास आ गए तो वो जाहिर है कि अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होंगे और वो नॉन स्टेट एक्टर्स आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। इस वजह से मेरा मानना है कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है, और जाहिर है कि उसकी जो मंशा इजराइल को वाइप आउट करने की होती है, आज भी वो जायनिस्ट रिजीम कह के ही उसको पुकार रहे हैं। और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें जिस तरीके से ईरान और उसके टेरर प्रॉक्सीज के दौरान कही जाती हैं और की जाती हैं, जो आतंकी जो विचारधारा है, जो हमास का जो हमला था वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा के साथ ही किया गया था। इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, जिसको कि कहा गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, उसको डीरेल करने के लिए और इजराइल को आइसोलेट करने के लिए हमास ने हमला किया था, जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है। तो ऐसे में ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की सोच और रखने वाला राष्ट्र, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र, यदि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो वो जाहिर है कि इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करेगा। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात को लगातार कहते हैं कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और ईरान सियासत ऑब्वियसली इस्लामिक रिजीम से है, यदि वहां पर रिजीम चेंज होता है तो संभव है कि भविष्य में कभी ईरान पीसफुल पर्पजेस के लिए या कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम पे आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरानियन इस्लामिक रिजीम के जो इंटेंशंस हैं वो बड़े खतरनाक हैं और उनकी जो इजराइल के प्रति जो घृणा है वो बड़ी ज्यादा है, गहरी है। तो ऐसे में जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका और इजराइल इस बात को अलाउ करेंगे कि उसके पास इवन की सिंगल या इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अगर उनको पता चल गया, जाहिर है कि उसको भी तबाह करने के लिए कार्रवाई कर बैठेंगे। तो कई बार इजराइल पहले भी हमला कर चुका है। सर अहमद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अहमद जी, एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि मिलिट्री पर आप अच्छी पकड़ रखते हैं। अभी जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन चल रहा था, अमेरिका साफ साफ कह रहा है भाई अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को आपने मारा तो हम आपके पीछे खड़े हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी ओर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने उठा लिया था और फिर ये चर्चा होने लगी कि ईरान के खामनेई के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मादुरो और खामनेई और जिस तरीके से पूरा ये अभी प्रसंग चल रहा है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि जिस तरीके से मादुरो को उठाया गया और उसमें भी जो मेन फोकस था, जैसा कि आप अमेरिका को बता भी रहे थे कि वहाँ पे जो उनका ऑयल पूरा था, पेट्रोलियम पदार्थ था, उस पर उनकी नज़र थी और यहाँ पर यूरेनियम पर नज़र है। तो ये जो पूरा मामला है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि अगर किसी के पास हथौड़ा हो ना बड़ा, हाँ, तो उसको हर मसला जो है कीली नजर आता है। हाँ, हर मसला अमेरिका के पास बहुत बड़ा हथौड़ा है। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है, आपको इल्म है कि इंडिया, रूस और चाइना तीनों के डिफेंस बजट को मिलाकर भी अमेरिका का डिफेंस बजट $550 बिलियन ज्यादा है। तो ये अमेरिका जो है अपने फौज के बलबूते पर देखिए हर जगह बदमाशी करता है। निकोलस मेडुरस के घर में घुसकर उसको अगवा करना, इंटरनेशनल बैंडिटरी, इंटरनेशनल लॉ को जो है उसके ऊपर चढ़ा देना और फिर कह देना, जनरल ट्रंप का कहना है कि मोरल, उससे पूछा कि भाई मोरालिटी का आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा मोरालिटी मैं खुद डिसाइड करता हूँ, मेरी मर्जी है जो वो मोरालिटी है। तो इस तरीके से तो दुनिया नहीं होता है। और अमेरिका जो है इतने हजारों माइल दूर जाकर अपनी बदमाशी दिखाए। देखें अब पूरे इलाके में मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें हम जो हमारे बलूच कौम है, अंग्रेजों ने हमें तो बंटवारा करके चले गए ना, हमारा एक बहुत हिस्सा ईरान के अंदर है। हमारे जो ईरान में बलूच भाई बैठे हुए हैं, और मेरे भी बड़े थे, पहले ईरान के थे मेरे जो दादा परदादा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, हमारे जो बलूच वहाँ हैं वो खुश हैं कि ईरान के मुल्लाओं को जूते लगे। मसला ये है
मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये पंजाबियों को जूता लगे, यहाँ वालों जिहादियों को जूता लगे। हाँ। तो ये थोड़ा है। थोड़ा सा और इनमें- एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि अभी देखिए युद्ध कई मोर्चों पे है। उधर आपके पड़ोस में भी युद्ध छिड़ गया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी जंग चल रही है, उधर रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, इजराइल हमास की, अब एक नई जंग छिड़ गई है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरी जंग छिड़ती जा रही है, क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है? देखिए, मैं एक अर्ज करूं। हाँ। पहले मेरे एक अच्छे दूसरे भाई ने, पैनलिस्ट ने कहा कि भाई ये जो सिविलाइजेशनल वॉर जो है उसकी बात ईरान करता है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, पाकिस्तान के अंदर हजारों, 10,000 मस्जिदें हैं, वहां से कौन से सिविलाइजेशनल वॉर की बात नहीं होती है क्या? हर जुमे को होती है। हर जुमे को वो कहते हैं कि इजराइल को नेस्त नाबूद होना चाहिए। ये तो जो पंजाबी जनरल हैं, बड़े तेज हैं, ये ऊपर ये नहीं कहते हैं, लेकिन नीचे तो हर एक मस्जिद से जो है उनकी ये बात चलती है कि यहूदियों से नफरत, हिंदुओं से नफरत, ये तो उनके जहन में है। ये तो करते हैं, डेली करते हैं, उनमें कोई इंसानियत तो नहीं सिखाते हैं। ये तो वैसी हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो वहां रह चुका हूं, मुझे पता है सारा कुछ। ये सिर्फ ईरान का नहीं है, ईरान तो इन सब में ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब हम क्या करें, ये बदमाश जो अमेरिका है। देखिए, मैं आपसे कहूं एक बात, इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, ये कम ताकत नहीं है। चाइना है, रूस है, अब इसमें क्या अमेरिका कितने दूर आके अपनी बदमाशी क्यों दिखाए भाई? क्या जवाब है, मुझे बताएं। ठीक है, देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अब ये जो ये जंग छिड़ी है, इसको आगे आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? जैसा कि अभी कहा भी जा रहा है कि रूस की तरफ से कहा गया कि भाई ये तो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं, उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की है। तो अब क्या लगता है, उधर चीन से भी कुछ हथियारों को डील हुई थी, जिसको लेकर ट्रंप साहब एकदम नाराज हो गए थे। तो क्या चीन, रूस और किंग जोन, ये जो तिकड़ी है, क्या ईरान के साथ आएगी? देखिए, रूस ईरान को मदद करता है, हथियार देता है। चीन ईरान को मदद करता है, हथियार देता है। किम जोंग उन ने अभी तक डायरेक्टली कोई बड़ा हथियार दिया नहीं है। चीन सबसे बड़ा हथियार दे रहा है, HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, अच्छा मिसाइल सिस्टम है। रूस सबसे बड़ा जो हथियार दे रहा है ईरान को, S-300 और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दे रहा है, अच्छा सिस्टम है। क्या ये अपनी नेवी को, आर्मी को या एयरफोर्स को ईरान के सपोर्ट में मैदान जंग में उतारेंगे? ऐसा नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रूस गले तक, नाक तक यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। और शी जिनपिंग चीन में बहुत क्लियर है कि चीन का पूरा फोकस, PLA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का पूरा फोकस अभी सिर्फ ताइवान, ताइवान, ताइवान ही है। तो चीन अपनी मिलिट्री पावर को डिसिपेट नहीं होने देगा, इधर उधर खर्च नहीं होने देगा। देखिए, हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी तो 20 न्यूक्लियर हथियार माने जाते हैं। CIA दावा, उसके ऊपर क्यों नहीं अमेरिका हमला कर रहा? ये समझना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि मैं बताता हूं, नॉर्थ कोरिया की जमीन के अंदर कच्चा तेल और गैस नहीं है। मैं आज बताता हूं, अगर ईरान में भी जमीन के अंदर सिर्फ आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर ईरान में रेत में अगर गन्ने की खेती हो रही होती या भिंडी की खेती हो रही होती, तो अमेरिका आज ईरान की तरफ देखता भी नहीं। ये जो जितना बहाना बोल रहे हैं कि एंटी इजराइल है, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ICBM बना रहा है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, ये सब तो, अरे सद्दाम हुसैन को इन्होंने बोल दिया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। अब तक मिले क्या? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। ये तो यानी जो वेनेजुएला के साथ हुआ वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। वेनेजुएला में ड्रग्स है, ड्रग्स की तरस्की कर रहे हैं वेनेजुएला से। अभी तो 2 महीने से वहां अमेरिका बैठा हुआ है, एक भी ड्रग्स का कारखाना पकड़ा गया, एक भी ड्रग्स के वॉरलॉर्ड को पकड़ा, एक भी ड्रग्स के कारखाने को आग लगाया अमेरिका के इंटेलिजेंस एंड एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट में। अमेरिका को एक बहाना ढूंढना पड़ता है कब्जा कर लिया घुसने के लिए। जैसे कहते हैं ना, ऊंट तंबू में घुस गया। भविष्य में आप देखना, जहां जहां दुनिया में रेयर अर्थ मिलेगा, अमेरिका एक बहाना बना के घुस जाएगा। ग्रीनलैंड में अमेरिका को पता लग गया रेयर अर्थ मिनरल है, अमेरिका डेनमार्क को नहीं छोड़ेगा, अमेरिका ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेगा। अगर मैं बताता हूं, अमेरिका को कल पता लग जाए कि भारत में रेयर अर्थ मिनरल है और भारत में कच्चा तेल जमीन के नीचे है, आप यकीन कीजिए अमेरिका भारत की तरफ भी अपनी निगाहें डाल देगा। ठीक है सर, आखिरी के 5 मिनट हमारे साथ बचे हुए, हमारे पास बचे हुए हैं। अनु सर, अब इस पूरी इस जंग को, जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, अब ये जंग किस तरफ जा रही है?
क्या लंबी खींचती नजर आ रही है? क्योंकि ईरान क्या लगता है कि आसानी से हार मानने वाला है, क्योंकि इजराइल और ट्रंप साहब कह चुके हैं कि जब तक वो अपने मंसूबे पर एकदम हाथ नहीं रख लेता कि भाई हम परमाणु प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है भाई अपनी जनता को हो सकता है कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कि हम जो है पीछे नहीं रखने वाले हैं, शुरू उन्होंने किया अंत हम करेंगे। बिल्कुल अंजनी जी, देखिए ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि आप ये ना अमेरिका को इस बात का कोई कोई मुखालता होना चाहिए कि ये जो ईरान जो है वो कोई वेनेजुएला या ग्रीनलैंड है या डेनमार्क है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है। ईरान की पे दो जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईरान का इतिहास और ईरान का भूगोल, बहुत बड़ी उनकी ताकतें हैं। और वो एक बहुत पुरानी सभ्यता है। उनके पास एक प्रॉपर आर्मी है, उनके पास IRGC है जो कि ईरान की आर्मी ना होकर के रजीम की आर्मी है। तो यहाँ जहां तक मेरा सवाल है कि ईरान या तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, अगर ईरान लड़ना चाहेगा तो ये बहुत ठीक सर, लंबे समय तक 30 लड़ाई सेकंड हमारे चलने पास है, आखिरी 2 मिनट बचे हैं। जी सर, 30 सेकंड में अपनी बात रखें सर। जी अनु सर। मैंने कहा, मैंने बता दिया आपको कि ये जो युद्ध है ये काफी लंबा चलने वाला है। जी संजीव सर, इस युद्ध की परिणति क्या आप देख रहे हैं? क्या ईरान जो अमेरिका की शर्तें उनको मानेगा या युद्ध लंबा चलेगा? देखिए, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा, मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि वो एक शर्त जो रखी गई है उसके बारे में सकारात्मक तरीके से विचार करे। आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो अपनी नीति है, इजराइल के प्रति जो घृणा की नीति है, उसके बारे में वो तुरंत पुनर्विचार करे। अदरवाइज यदि ईरान अपने रुख पर कायम रहेगा और जैसा कि वो पहले रहा है, तो ऐसे में इसकी इस पूरा युद्ध का जो कि एक लंबा चल सकता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अल्टीमेटली ईरान के इस्लामिक रिजीम को भुगतने पड़ेंगे। और ये इस्लामिक रिजीम काफी कमजोर हो सकती है, इसका पतन भी हो सकता है। इस तरीके की संभावनाएं मैं बनते निपुण हुए जी, देखता हूं। आखिरी 30 सेकंड आपके पास। जिस तरीके से ईरान के हालात हैं, वहां प्रदर्शन चल रहा था और अब हमला हुआ, क्या अब अमेरिका की अगली कोशिश रहेगी बहुत जल्द वहां सत्ता परिवर्तन किया जाए, खामनेई को हटाया जाए, राष्ट्रपति के ऊपर वहां भी हमला किया गया, उनके प्रतिष्ठान पर भी? बाजी हो जाएगी, क्योंकि देखिए रिवोल्यूशनरी गार्ड जो वहां पर है वो काफी स्ट्रॉन्ग हम लोग मानते हैं। और जिस प्रकार से अभी रिएक्शन ईरान का आ रहा है, तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि इतनी जल्दी वैसा कुछ हो जाएगा कि वहां पर तख्त अपलट हो जाए। क्योंकि देखिए खामनेई साहब भी जो है, हमने देखा तीसरी बार वो बंकर में चले गए हैं। पहले जून में गए थे, अब इसलिए कुछ दिन पहले गए थे, बाहर आ गए थे, अब भी दोबारा बंकर में चले गए हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक कैसे दूसरी सरकार बन जाएगी? यानी कि दूसरी सरकार तभी आएगी जब वो हटेंगे। तो जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए या सरकार चेंज हो जाए। लेकिन ये जरूर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि ईरान के अंदर जो पहले से प्रोटेस्ट हो रहे थे वो प्रोटेस्ट दोबारा से होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि नेशनलिज्म की जो एक, क्योंकि देखिए ईरानियन सिविलाइजेशन एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो हो सकता है कि वहां पर नेशनलिज्म जो है वो हावी हो जाए। तो देखना होगा, भी वेट करना होगा कि क्या स्थिति बनती है। अमर जी, आखिरी 10 सेकंड, क्या देख रहे हैं परिणाम? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि मुल्लाओं से ईरान के अवाम को निजात मिले, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बिल्कुल दिली ख्वाहिश है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये भी है कि पूरा दुनिया मुल्ला फ्री जोन हो, सिर्फ ईरान ही क्यों। और ये अमेरिका का काम नहीं है, ये वहां के ईरान के अपने लोगों का काम है, वही इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं। बाहर के कुव्वतों का काम नहीं होता ये। शुक्रिया। ठीक है, आप सभी में होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, हालांकि जो गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर ईरान ने हमला किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमला था ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था, हमको भी हक है अपनी रक्षा करने का। अब देखना ये होगा कि अगर इन 7 मुल्कों जहां पर हमला किया गया, क्या वो लोग भी खुल के अमेरिका के साथ आते हैं, तो अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती है, परेशानियां ईरान की, माफ कीजिएगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं और ईरान फंस सकता है। अब देखना ये होगा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत करने की बात कर रहा है, लेकिन अब उसके सामने विकल्प क्या होगा? क्या वो जवाब देगा या फिर अमेरिका की शर्तों को मानेगा? ये देखने वाली बात होगी।